हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वर्ण व्यवस्था क्या होती है। जो वर्ण व्यवस्था होती है वो क्या होती है। तो इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने सत्ता में लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी पढ़ चुके हैं। फिर से जो सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारक तत्व हैं, फिर से समाज में जो भेदभाव होते हैं, असमानताएं होती हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अभी हमारा चैप्टर पढ़ने का टाइम है कि वर्ण व्यवस्था आखिर होता क्या है, वर्ण व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आपके पास जाए, उसका नोटिफिकेशन। ठीक है, चलिए, तो आज का वीडियो हमारा है कि वर्ण व्यवस्था क्या होता है। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। बिना लेट किए हुए सूसटा का हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए, वर्ण व्यवस्था जातिगत समुदाय का बड़ा वर्ग है। इस वर्ग में कई जातियां समाहित हैं। मतलब वर्ण व्यवस्था को अगर हम देखें तो ये क्या होता है कि एक समुदाय होता है, जातिगत समुदाय का एक बड़ा सा वर्ग होता है। और इस वर्ग के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी जातियाँ क्या होती हैं, समाहित होती हैं। ठीक है, मतलब ये एक होता है ना बड़ा पार्ट। जैसे कि एक स्कूल हो गया, ठीक है, उस स्कूल में बहुत सारे छोटे छोटे रूम होते हैं, क्लासरूम होते हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके। तो इसी तरह एक बड़ा सा समुदाय होता है, उसमें छोटी छोटी क्या होती हैं, तो जातियां होती हैं जो समाहित होती हैं। अर्थात वर्ण व्यवस्था जाति समूहों का पदानुक्रम व्यवस्था है। मतलब वर्ण व्यवस्था जो है तो वो उसको हम कह सकते हैं कि जाति जो व्यवस्था है, जाति समूह है, उसका एक मतलब क्रम से चलने वाला एक प्रक्रिया के रूप में इसको हम देख सकते हैं, जिसमें एक जाति के लोग हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर होंगे तो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत के क्रम से नीचे होंगे। जिसमें हम कह सकते हैं कि कुछ लोग जो होंगे वो अगर देखें तो सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर होंगे और कुछ लोग जो होंगे सामाजिक पायदान में नीचे होंगे। यहाँ मतलब है कि जैसे कि हम लोग में जो है हिंदुओं के धर्म में देखिए यहाँ बताया गया है, पढ़ते हैं इसको। उदाहरण के तौर पर देखें तो हिंदुओं में वर्ण व्यवस्था का विस्थापित स्वरूप है, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का क्रमानुसार व्यवस्था है। हम अगर हमारे हिंदू धर्म में देखें तो वहाँ पर क्या है कि सबसे बड़ा धर्म किसको माना जाता, सबसे बड़ा जो जाति माना जाता है उसमें सबसे पहले आते हैं, 4 भागों में इसको बांटा गया है, 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट हमारा क्या आ जाता है, ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये सारी जो जातियां हैं किस प्रकार बटी हैं, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, शुरू में यह व्यवस्था केवल श्रम विभाजन पर आधारित था। शुरू में जो ये विभाजन था, जैसे कि ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए तथा शूद्र जो हो गए, इन सारे लोगों का आधार क्या था, पहले शुरू में देखिए तो श्रम विभाजन था। और श्रम के अलावा उनमें आपस में खान पान तथा शादी विवाह भी होता था, परंतु कालांतर में यह व्यवस्था कठिन एवं अस्थायी होता गया तथा शादी विवाह एवं खान पान भी एक वर्ग तक ही सीमित रह गया। शुरू में ऐसा था कि श्रम विभाजन पर सब चीज़ें आधारित था और श्रम के अलावा उनमें आपस में क्या होता था कि खान पान, शादी विवाह, ये सारी चीज़ें होती थी। ठीक है, लेकिन कालांतर में क्या हुआ कि आगे आगे जाते जाते यह व्यवस्था जो है कठिन हो गया, जटिल हो गया, अस्थायी हो गया कि शादी विवाह जो है और खान पान भी एक वर्ग तक ही सीमित रह गया और पुनः एक वर्ग में कई सामुदायिक व्यवस्थाएं हो गईं जो समुदाय का अतिवादी व्यवस्था है। इसे जातिवाद व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक वर्ग जो है जो सामुदायिक व्यवस्था हो गई, मतलब एक ही समुदाय के पास रह गई, तो उसी को हम लोग कहते हैं जातिगत व्यवस्था। ठीक है, उसके बाद देखिए कि पुनः इन जातियों में उपजातियां भी बनने लगी। यह प्रवृत्ति भारतीय समाज के जातिगत व्यवस्था का नकारात्मक पहलू है। देखो, पहले क्या हुआ कि पहले तो एक डिवाइड किया गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ठीक है, शूद्र, ठीक है, इसमें बट गया। अब क्या होगा,
अब इसमें भी जाति बढ़ने लगा, क्या कि अब इसमें भी उपजातियां होंगी, और इससे क्या होगी, जो भारतीय समाज है उसका एक नकारात्मक पहलू शुरू हो गया। ठीक है, अब देखिए वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वैश्य समुदाय शूद्र की स्थिति जो थी वो असंतोषजनक है। अगर वर्ण व्यवस्था, हम लोगों ने देखा कि वर्ण व्यवस्था जो है चार भागों में हम लोग डिवाइड किए हैं उसको। कौन कौन, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसको याद रखेंगे, पूछ देता है कि वर्ण व्यवस्था जो है वो कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो आप लोग हमेशा इसको याद रखेंगे क्या, कि इसको डिवाइड किया गया है 4 भागों में। तो देखिए इसमें क्या है कि वैश्य समुदाय और शूद्र की स्थिति क्या है कि उनमें संतोष नहीं है, वो लोग खुश नहीं हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसका उल्टा देखिए, जबकि ब्राह्मण और क्षत्रिय जो लोग हैं वो लोग क्या हैं, उनको सुविधाजनक है, वो खुश हैं, हर चीज़ से संपन्न है। लेकिन जो वैश्य है और शूद्र हैं, यानी छोटे कास्ट में ये है और ये बड़े कास्ट में ब्राह्मण और क्षत्रिय, तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये दोनों संपन्न नहीं है। कौन कौन, वैश्य और शूद्र, जबकि ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है वो शुद्ध है, मतलब संपन्न है वो एकदम। ठीक है, भारतीय समाज पूर्ण रूप से अग्रे और पिछड़े जातियों में क्या है, पिछड़े जातियों में विभाजित हो गया। राजनीति की सत्ता की बागडोर पूर्व में आज भी उच्च जातियों के हाथों में रही और इन समुदाय के लोगों ने सत्ता में संतोषजनक हिस्से की भागीदारी बने, परंतु वर्ण के निचले पद क्रम पर उपस्थित जातियां अत्यंत यानी अनटचेबल कहलाने लगे। कहने का मतलब है कि जो ऊपर राजनीति की अगर सत्ता की बागडोर की अगर बात करें तो वहाँ पर क्या होता है कि उच्च जातियों के हाथ में ही सत्ता रहती है, लेकिन इन समुदायों में क्या हो, देखो जो उच्च जाति है वो तो सुख संपत्ति सुख शांति से रहेगा, लेकिन जो छोटा है जिनके पास किसी चीज़ का अधिकार नहीं है वो तो ये होगा ही, उनमें असंतोषजनक की भावना होगी। और आगे जाकर इनको क्या किया गया कि निचले पद क्रम में रख दिया गया, और ये जातियाँ क्या कहलाई, तो अनटचेबल, अंत्यज इसको बोला गया, अनटचेबल। देखिए हिंदी यहाँ पे जटिल है, लेकिन इंग्लिश यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा है। अनटचेबल मतलब छुआछूत वाली भावना। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको अत्यंत लेके नहीं चलते हैं, अनटचेबल पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इन अत्यंत जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार होने लगा। देखिए, और अत्यंत अनटचेबल समुदाय में सम्मिलित दलित जातियां सत्ता में पूर्ण रूप से बचित रही, परंतु पिछले शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राजनीति का स्वरूप बदला और धीरे धीरे दलित जातियों में जागृति हुई। ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी नैयर जैसे नेताओं और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज की व्यवस्था बनाने की बात की और इसमें सफलता भी हुई। इन महान पुरुषों के प्रयास एवं पिछड़े दलितों तथा वंचित समुदाय में जागृति के फलस्वरूप क्या हुआ कि आधुनिक जो भारत में जाति की संरचना और जातिगत व्यवस्था में भारी बदलाव हुआ। कहने का मतलब है कि कुछ पिछली शताब्दी में ऐसे था, पुराने ज़माने में हम देखें तो ऐसा होता था कि बहुत सारे लोगों के साथ छुआछूत, जो छोटे जाति होती थी उनके साथ छुआछूत किया जाता था, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं है। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें बदल गई। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे कि ज्योतिबा फुले आई, ठीक है, महात्मा गांधी आए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए और पेरियार स्वामी, ये सारे राजनेताओं ने क्या किया और कुछ समाज सुधारकों ने क्या किया कि जातिवाद के भेदभाव को क्या किया, उन्होंने समाज की व्यवस्था के बनाने की बात की और इसमें वो सफल भी हुए। ठीक है, और ये जो लोग हैं ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान निभाया था अपना। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बाद क्या हुआ कि जो भारतीय जो संरचना है राजनीति की, ये सारी चीज़ें चेंज हुई, उसमें बहुत बड़ा एक बदलाव देखा गया। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन ने भी जाति व्यवस्था को ढाहने की कोशिश में अहम भूमिका निभाई। चतुर्दिश आर्थिक विकास, साक्षरता दर एवं शिक्षा में वृद्धि, पेशा चुनने की आज़ादी तथा शहरीकरण बढ़ती दायरा ने भी जाति व्यवस्था को कमजोर किया। गांव में भी जाति
व्यवस्था के पुराने स्वरूप का जो वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है और गांव की अपेक्षा शहरों में जातिगत व्यवस्था के पुराने स्वरूप तथा जातिगत संकीर्ण मानसिकता में तेजी से बदलाव आया। ठीक है, उसके बाद है क्योंकि शहर में एक ही मोहल्ले में कई जाति के लोग बसते हैं और पड़ोसीपन सी भावना के कारण उनके विचार से ज़्यादा उदारता पनपने लगी। खान पान निश्चित रूप से जातीयता समुदाय तक सीमित नहीं रही बल्कि मोहल्ले की वासियों में पारिवारिक आयोजन तथा अवसरों पर पूरे मोहल्ले में भी सभी व्यक्ति एक साथ एक पंक्त में भोजन जो है करने में हिचकते। ठीक है, अंतर जातीय एवं अंतर धार्मिक शादियों पर समुदाय में आश्चर्य नहीं होता। होटल, ट्रेन या बस में एक साथ बैठकर सफ़र करने में किसी को कोई ऐतराज़ नहीं होता। हमारे संविधान के तृतीय भाग में जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया। अब देखिए यहाँ कितना अच्छा पॉइंट बता दिया गया कि हमारे संविधान का जो तृतीय भाग है, अब भाग का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए हमारा संविधान, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि हमारे संविधान के निर्माता कौन है तो इसका आंसर कौन होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। हमारे संविधान में कितने भाग हैं तो इसका आंसर होगा 22 यानी 22 भाग हैं, जिसमें तीसरा भाग में क्या बताया गया है कि जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद पूछे तो उसमें है 395। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए संविधान के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता दी गई, वह अपने इच्छा से पेशा का चयन कर सकता है। संविधान में लिखित जाति भावना को निषेध करने वाली व्यवस्था के अंतर्गत सरकार ने नीतियां बनाई तथा छुआछूत की भावना को आपराधिक कृत्य घोषित किया। इसके लिए दंड का भी प्रावधान किया है। कहने का मतलब है कि हमारे संविधान के तृतीय भाग में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हमारे देश के जो भी नागरिक हैं उनको हर चीज़ का स्वतंत्रता है। वो अपने इच्छा से क्या कर सकते हैं, अपना पेशा चुन सकते हैं, अपने जो है कहीं रह सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। छुआछूत की भावना को क्या किया सरकार ने? अपराधी घोषित किया कि अगर जो भी ऐसा काम करेगा उनको अपराधी घोषित किया जाएगा और उनको दंड भी दिया जाएगा। इसका प्रावधान भी हमारे संविधान ने दिया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए कि फिर भी भारत में जाति प्रथा का पूर्ण रूपेण उन्मूलन नहीं हो सका। उन्मूलन का मतलब होता है उस चीज़ से मुक्ति। लेकिन आज भी हम देखें तो भारत में इस चीज़ का पूरा रूप से मतलब जड़ से ख़त्म नहीं हुआ है ये चीज़। अधिकांश शादी विवाह अपनी ही जाति में होता है और इसे ही उत्तम माना जाता है। स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद भी हमारे समाज में अभी भी छुआछूत का विद्यमान है। सदियों से कुछ जातियां समूह लाभकर स्थिति में है तो कुछ को दबाया जा रहा है और कुछ सख्त जातियां पहले से ही शिक्षा में अग्रणी रहे हैं, जिस कारण शिक्षा में अभी भी उन्हीं का बोलबाला है। कुछ जातियां समुदाय यानी दलित जातियां अभी शिक्षा से वंचित हैं। स्वाभाविक है वे पिछड़े होंगे और यही कारण है कि शहरी मध्यम वर्ग में सबल जातीय समुदाय का अनुपात जातीय हैं और उनमें जागृति भी ज़्यादा है। कहने का मतलब है कि अगर हम देखें तो संविधान भारत में अभी भी जाति प्रथा जो है पूरे रूप से मतलब एकदम जड़ से ख़त्म नहीं हुआ है और अधिकांश जाति व्यवस्था आज भी क्या है कि वो चीज़ अपने ही जाति में अगर देखिए शादी विवाह जो है हमारे अगर एक ही कास्ट में किया जाए, एक ही जाति में किया जाए तो ये सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। लेकिन संविधान के प्रावधान के बावजूद भी हमारे संविधान में अभी भी क्या है कि छुआछूत इसको माना जाता है। लेकिन कुछ जातियाँ क्या है कि लाभ उठा रही हैं, लेकिन कुछ को क्या किया जा रहा है कि दबाया जा रहा है उनको। और कुछ जो सख्त जातियाँ हैं तो वो पहले से शिक्षा प्राप्त की हैं तो आज भी वो शिक्षा में आगे हैं। देखो पहले से कोई शिक्षा प्राप्त कर रहा है और आप अभी से स्टार्ट करेंगे तो इसमें तो अंतर होगा ना। ठीक है, जैसे आपके भाई बहन हो गए तो वो बहुत दिन पहले से आपसे पढ़ाई किए हुए हैं तो आपसे ज़्यादा उनको नॉलेज होगा। लेकिन आप अभी क्लास 10th में गए हैं तो आप उस चीज़ को जान रहे हैं तो आपको अभी से नॉलेज होगा। फिर आप जो है आपके बाद वाले जो जनरेशन आएगा
जैसे आपके बच्चे होंगे तो आपका नॉलेज ज़्यादा होगा, या फिर आपके अभी छोटे भाई बहन होंगे तो उनसे आपको नॉलेज ज़्यादा होगा, क्योंकि आप अभी जान गए लेकिन वो आपसे बाद में जानेंगे ना, इसीलिए। ठीक है, तो यही काम यही बता रहा है कि जो कुछ सख्त जातियाँ थी तो वो पहले शिक्षा ले चुकी थी। ठीक है, तो वो ले चुकी थी, तो उसमें अभी भी वो क्या है, आगे है और उनका उन्हीं का बोलबाला है। लेकिन कुछ जातियाँ जो है जैसे कि दलित, जिनको शिक्षा से वंचित रखा गया, तो वो स्वाभाविक है कि पिछड़ेंगे ही। ठीक है, तो यही कारण है कि शहरों में क्या है कि मध्यम वर्ग के सबल जातीय समुदाय का अनुपात जो है ज़्यादा देखा गया है और उनमें जागृति भी ज़्यादा है, चूँकि जाति और आर्थिक हैसियत में निकट संबंध है, अतएव उनकी सामाजिक हैसियत क्या है, अच्छी है, समाज में वर्चस्व है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आर्थिक समानता एक महत्वपूर्ण आधार जाति का भी है। जिस जाति की पहुंच विभिन्न संसाधनों पर अधिक होगा वे संपन्न होंगे, और जिसकी पहुंच इन संसाधनों तक नहीं हो पाती है जातियां पिछड़ी तथा वंचित होगी। पुराने ज़माने में अछूत या क्षुद्र जमीन रखने का अधिकार नहीं था। प्राचीन काल में दलित को शिक्षा पाने की अधिकार भी नहीं थी। द्विज जातियां को ही शिक्षा पाने का अधिकार था। पहले क्या था, देखिए, अगर हम एक तरफ से देखें तो ये भी नहीं कह सकते कि आर्थिक समानता जो है वो एक तरह से जाति का आधार है। तो जिस जाति का पहुंच जो है अधिक संसाधनों पर होगा तो वो अधिक संपन्न होंगे, और जिनका संसाधन पे अधिकार नहीं होगा वो क्या होंगे, तो उनका मतलब वर्चस्व ज़्यादा नहीं होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुराने ज़माने में अगर हम देखें तो अछूत या क्षुद्र को जमीन रखने का, जो अछूत होते हैं और जो क्षुद्र होते हैं, शूद्र बोल रहे हैं, तो जो शूद्र होते हैं तो उनको क्या था कि ज़मीन रखने का हक नहीं था। गलती से निकल गया, मतलब जो लिप स्लिप हो जाता है ना वो, तो ऐसे होता है कि जो शूद्र थे, ठीक है, पुराने ज़माने में ऐसा था कि उनको ज़मीन रखने का हक नहीं है, जबकि अब हमारे संविधान में होगा कि हर व्यक्ति अपना स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है वो। ठीक है, प्राचीन काल में क्या था कि जो दलित लोग थे उनको शिक्षा प्राप्त करने का कोई भी अधिकार नहीं था। जो द्विज जातियाँ होती हैं सिर्फ उन्हीं को क्या था, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। आज भी जाति पर आधारित इस प्रकार की भावना का निषेध कर दिया जाता है और इस प्रकार कृतज्ञ और गैर कानूनी घोषित किया गया है। सही बात है, आज हमारे संविधान में, आज हमारे कानून में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, अब तो हम लोग सब इक्वल है एकदम। ठीक है, फिर भी सदियों से जिस प्रवृत्ति ने तथा वंचित कुछ जातियां समुदाय को लाभ या घाटा में रखा, उनका असर क्या है, आज भी समाज में मौजूद है। इन असमानताओं को पूरी तरह तो नहीं मिटाया जा सका, बल्कि कुछ तरह से असमानताओं में वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए अब देखिए कि परंतु सामाजिक संरचना में औसतन बदलाव तो हुआ ही है, लेकिन जो जातियां हैं, आर्थिक स्थिति पुरानी परिस्थितियों अब पूरी तरह बरकरार नहीं है, बल्कि इसे बदलाव हुआ है। जो सामाजिक संरचना था आर्थिक हैसियत के निर्धारण की कुछ विशेषताएं हैं जो समाज में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और इस संदर्भ में कुछ बिंदुओं को महत्वपूर्ण बताया गया है। देखिए, कुछ बिंदु हैं। औसत आर्थिक हैसियत मीन्स कि द एवरेज इकोनॉमिक स्टेटस का संबंध वर्ण व्यवस्था से गहरा है, अर्थात ऊंची जातियों की स्थिति सबसे अच्छी है, दलित और उदार आदिवासियों की स्थिति बदतर है, पिछड़ी जातियों की स्थिति मध्यम दर्जे का है। अगर हम द एवरेज इकोनॉमी स्टेटस से देखें, वर्ण व्यवस्था से इसका क्या है कि बहुत ज़्यादा संबंध है गहरा। ऊंची जातियों का स्थिति जो है सबसे अच्छा है, लेकिन वहीं पर अगर देखें तो दलित और जो आदिवासी हैं इनका स्थिति क्या है, बद से बदतर है, और पिछड़ी जातियां जो हैं वो मध्यम स्थिति में है। ठीक है, यद्यपि हर जातियों में अमीर गरीब है, परंतु निचली जातियां या दलितों आदिवासियों में ज़्यादा बड़ी संख्या में गरीबी है। दलितों में महादलितों की स्थिति तो क्या है, और भी दयनीय है। अगर दलित में भी महादलित आते हैं तो उनकी भी स्थिति हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा नीचे है, बहुत ज़्यादा वो दयनीय है, अर्थात गरीबी रेखा
देखिए यहाँ पे एक टॉपिक आता है आपको गरीबी रेखा। ये आपको इकोनॉमिक्स के फर्स्ट लेसन में पढ़ने को मिलेगा, क्लास 10th के ही इकोनॉमिक्स में, 9th में भी था ये गरीबी रेखा, ठीक है। पढ़े होंगे तो आपको याद होगा ज़रूर। गरीबी रेखा जो होती है एक रेखा लाइन होती है जिसमें क्या बताया गया कि प्रति व्यक्ति को प्रति माह 327 रुपये मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को क्या होता है 327 रुपये दिया जाता है, और शहर में के लोगों को 455 रुपये उन पर खर्च किया जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं गरीबी रेखा। और देखिए शहरी 455 रुपये शहरी से कम खर्च करने वाले लोग से नीचे बसर करने वाले अधिकाधिक लोग दलितों एवं आदिवासियों में है। मतलब इतना जो रुपए बताया गया है इससे कम नीचे का मतलब कम खर्चा करने वाले लोगों जो होते हैं इन लोग को हम लोग किस चीज़ में रखते हैं, दलित या आदिवासियों में। अमीरों की अधिक संख्या ऊंची जातीय समुदाय में है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये गरीबी रेखा का एक जीवन अवसर बताया गया है कि आखिर उनका प्रतिशत क्या है। तो देखिए अनुसूचित देखिए जाति और समुदाय में बताया गया है, और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बताया गया है। तो अनुसूचित जातियों में देखिए 45.8 है, जबकि शहरों में 35.6 है। यानी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर देखें तो कहाँ पाया जाता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं। अब देखिए अब यहाँ पे टॉपिक आता है क्या, राजनीति में जाति। राजनीति में जाति का क्या बताया गया है, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, इसको जल्दी से कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या बताया गया कि जाति राजनीति जो होती है वो राजनीति का जाति में क्या प्रभाव होता है, क्या मतलब उसका रोल है, ये चीज़ें कहा जाता है कि सामुदायिक समाज के संरचना की आधार जाति है, क्योंकि एक जाति के लोग स्वाभाविक समुदाय का निर्माण करते हैं। इन समुदाय के लोगों के हित समान होते हैं, दूसरे अन्य हितों के इनका हित जो होता है भिन्न होता है। फलतः भिन्न भिन्न जातीय समुदाय के हितों में कोई मेल नहीं होता। परंतु अनुभव के आधार पर हमें यह भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू जरूर है, परंतु यही एकमात्र या सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए कुछ लोग क्या होते हैं कि जाति को लेकर के इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि उसी पे मर मिटेंगे। लेकिन ये चीज़ बता रहा है, आपके बुक में बता रहा है कि सही बात है कि आप जाति को मानते हैं, उसके हित में काम करते हैं, तो जाति हमारे जीवन का एक पहलू ज़रूर है, लेकिन यही जाति ही सिर्फ हमारा सबसे महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हम जाति को ही मानेंगे। अगर कोई लोग है अच्छा काम कर रहा है लेकिन वो हमारे कास्ट का नहीं है, तो क्या हम अपनी जाति को ही देखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों के काम से प्रभावित होने चाहिए, उनके जाति या और सारी चीज़ों से नहीं, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए राजनीति में जातियों के अनेक पहलू हो सकते हैं, जैसे कि राजनीति में अगर देखें तो जातियों के अनेक पहलू हो सकते हैं, जैसे निर्वाचन के वक्त जो है पार्टी, अभ्यर्थी। अब हिंदी देखिए हम लोग हमेशा कैंडिडेट सुनते हैं, जो इलेक्शन होता है तो उसमें हम लोग कौन कौन कैंडिडेट खड़ा है ऐसे सुनते हैं ना नाम, लेकिन इसको हिंदी में देखिए यहाँ बताया गया अभ्यर्थी, ठीक है। कैंडिडेट तय करते समय जातीय समीकरण का ध्यान जरूर करती है। चुनाव क्षेत्र में जिस जाति विशेष की मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक होती है, पार्टियां उस जाति के हिसाब से अभ्यर्थी तय करती है ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए ज़रूरी वोट मिल जाए। देखिए आप लोग जो है ना अभी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, और आप लोग ही हमारे भारत के मतलब उज्जवल भारत के एक भविष्य हैं। तो आप लोग अगर जातिगत पे ध्यान देंगे, एक साथ मतलब इन सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे, आप लोग को जातिगत पे ध्यान नहीं मतलब काम से प्रभावित होना है कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, क्या गलत है क्या सही है। हमेशा सही का साथ दीजिए, गलत का नहीं। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए हम लोग को, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं एक, तो इस सारी चीज़ों के बारे में सोचना एक बनता है, ठीक है। चलिए
इन सारी चीज़ों को हम लोग छोड़ते हैं, पहले इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या बताएगा कि अगर निर्वाचन के वक्त पार्टी जो है, मतलब जो कैंडिडेट होता है वो समय तय करता है, एक जातीय समीकरण को ध्यान में ज़रूर रखता है और चुनाव क्षेत्र में ये मतलब जाति विशेष की मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक होती है। पार्टियां उस जाति के हिसाब से क्या करती हैं कि एक अभिव्यक्ति तय करती है और उसे चुनाव जिताने का जरूरी वोट मिल जाता है, कि ऐसे किया जाता है। सरकार गठन के समय भी जातीय समीकरण को ध्यान में रखा जाता है। इस बात का ख्याल किया जाता है कि विभिन्न जातियों और काबिल लोगों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। मतलब हमारे संविधान में ये भी लिखा गया है कि इस बात का ध्यान दिया जाता है कि विभिन्न जातियों और जो काबिल लोग हैं वो उचित प्रतिनिधि दिया जाए उसको, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, देखिए कि राजनीतिक पार्टियां जीत हासिल करने हेतु जातिगत भावना को भड़काने की कोशिश करते हैं। कुछ दल विशेष पहचान भी जातिगत भावना को आधार पर ही हो जाती है। देखिए कुछ देखिएगा जब इलेक्शन आता है तो कुछ पार्टियां होती हैं कि एक दूसरे का क्या करती हैं कि मतलब उनके एक पार्टियां दूसरे पर प्रभाव बनाएंगी, एक पार्टियां दूसरे के पक्ष विपक्ष में ऐसे बोलती रहती हैं और भड़काने का कोशिश करती हैं। तो इससे क्या होता है कि लोग कहते हैं कि नहीं मेरे पार्टी में ये है वो है। तो ये सारी चीज़ों को मतलब एक विशेष पहचान बनाने का अपना एक भावना, जातिगत भावना पर आधार बनाया जाता है इस तरह करके, ठीक है। उसके बाद देखिए निर्वाचन के पार्टियां वोटरों के बीच साख बनाने हेतु अपना चेहरा स्वच्छ और जाति भावना के ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब है जो निर्वाचन में के वक्त पार्टियां होती हैं वो जो वोटर देने वाले होते हैं उनके बीच एक अपना अच्छा चेहरा दिखाते हैं और जाति भावना के ऊपर करने की कोशिश करते हैं। मतलब अभी देखिए कुछ जातियां होती हैं कि अभी अपना जब वोट मांगने आते हैं लोग तो कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, आज आपके यहाँ बिजली नहीं है, आज आपके यहाँ पानी नहीं है, तो हम देंगे आपको इस बात का टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब हम उनको जिता दिए, वोट दे दिए, फिर वो क्या करेंगे कि आएंगे फिर कहेंगे न, जब जीत जाएंगे ना तो आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। वो ऐसे कई नेता हो जाते हैं। तो इस प्रकार का नहीं करना है हमें। अगर आप एक प्रतिनिधि को चुनते हैं, आजकल ऐसे हो रहा है कि वोट लोग खरीद ले रहे हैं और आम जनता क्या कर रही है कि पैसा ले करके वोट दे रही है। नहीं, आम जनता को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको एक वोट जो है, आपका एक वोट क्या करता है कि एक अच्छे व्यक्ति को आपके लिए चुनेगा या एक सबसे खराब आदमी को आपके लिए चुन देगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है हमें। आपको वोट देने का अधिकार दिया गया है, चुनने का अधिकार, क्या आप पैसा लेके दीजिएगा? ये तो गलत है ना। लेकिन आजकल की दुनिया में सिर्फ यही है कि मतलब लोग जो है ना, आम जनता को आज दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि वो क्या कर रही है, पैसा ले रही है और पैसा लेकर के आज हमारा क्या करेगी, पैसा ले लेगी और वोट दे देगी उसको, जिसने जो पार्टियां होती हैं पैसा देती हैं उसको वोट दे देती है। और उसके बाद क्या होगा कि वही इंसान जब जीत जाने के बाद आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, आपके लिए कुछ काम भी नहीं करेगा। तो आपको उसके बाद 5 साल आपको भुगतना है, उसके बाद भुगतिए, आप कुछ भी कीजिए। आप आज 2,000 रुपया 5,000 रुपया ले लेते हैं, इसके बाद आपको लाइफ टाइम के लिए आपका और आपके बच्चे का भविष्य क्या होता है आप लोग खुद समझ सकते हैं। तो इससे क्या होता है, एक गलत प्रभाव बनता है समाज में। अगर आम जनता को ये चुनने का अधिकार दिया गया है कि वो एक सही इंसान को चुने, तो क्या वो गलत करेगी? क्यों पैसा लेगी? इसीलिए आम जनता को आज दिक्कत हो रहा है। आज उसको ये प्रॉब्लम हो रहा है कि सरकार अच्छी नहीं है या फिर उनके जो विधायक हैं, नेता हैं, वो उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं, अच्छे नहीं हो रहे हैं। आज तो आप जिता दीजिएगा और आपकी तरफ वो कल से देखेगा भी नहीं जीतने के बाद, और बाद में आप ही कहिएगा खुद कि कैसा था, हम पैसा लेके ऐसे कर लिए, गजब हाल है, अब खुद चुने हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को एक अच्छे इंसान को चुनना है जो हमारे लिए हो, हमारा भला करे, हमारे बारे में सोचे, जो समाज को आगे ले जाए।
ठीक है। तो आजकल के लोग ऐसे कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा गलत है। तो आप बच्चे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप सबको समझाइए। हाँ देखिए, कुछ लोग होता है कि कहेगा छोटा है छोटा की तरह रहो, लेकिन नहीं, आप अभी पढ़ रहे हैं, आप जान रहे हैं इन सारी चीज़ों के बारे में कि क्या होता है क्या नहीं, तो आप ज़रूर बताइए लोगों को, ठीक है। तो आप लोग भी, हाँ, फ्यूचर में आप लोग को हम नॉलेज दे रहे हैं, तो आप लोग कभी ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं तो एक सही व्यक्ति को नहीं, पैसा ले लिए और वोट दे दिए, नहीं। आप लोग को पढ़ाया लिखाया इसलिए जा रहा है क्योंकि आप एक अच्छे इंसान को चूज़ कीजिए और समाज का भला कीजिए, ठीक है। चलिए, तो हमने बहुत लेक्चर दिया और चलिए एक छोटा सा टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, दलित और निचली जातियों का महत्व भी निर्वाचन में बढ़ जाता है। जो दलित होते हैं और जो निचली जातियों के लोग होते हैं उनका भी महत्व क्या होता है कि बढ़ जाता है। उच्च वर्ग या जाति के उम्मीदवार भी नीची जातियों के सम्मुख नम्र भावना से जाते हैं, उनके मन में हासिल करने हेतु अनून्य विनय करते हैं। इन अवसरों पर नीची जातियों में भी आत्म गौरव जागृति और स्वाभिमान जगता है, अर्थात इन जातियों में राजनीतिक चेतना के सुअवसर देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब है कि अगर अच्छी चीज़ें होती हैं, अगर जो नीचे वाली जातियां होती हैं उनको भी एक भाव दिया जाता है, उनको भी एक कहा जाता है कि आप भी ये चीज़ कर सकते हैं, हमारे में इन्वॉल्व हो सकते हैं, इक्वल है, हर चीज़ बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है आप में और हमारे में, आप भी हमारे समान हैं, आप भी एक मनुष्य हैं, हम भी एक मनुष्य हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इससे क्या हो जाए, जो नीचे पैदान के लोग होते हैं उनको भी एक मन में आता है भावना कि हम राजनीतिक चेतना में भी एक काम कर रहे हैं, उनको गौरव फील होता है, अच्छा लगता है उनको। तो हम लोग को भी ऐसा करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक भाईचारे की तरह रहना चाहिए और सबसे मिलजुल के। अगर आपके दोस्त है, अगर आपसे नोट्स, कॉपी, होमवर्क या फिर कोई टॉपिक आपसे पूछना चाहते हैं तो आप उसको बिल्कुल समझाइए, उसको समझाइए, एक अच्छे नोट सेंड कीजिए, आप उनके साथ कुछ डिस्कशन कीजिए। इससे क्या होता है कि आप लोग का नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक रहने देते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और लंबा हो चुका है 31 मिनट का। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम चाहते हैं कि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बने। और आशा करते हैं कि आपको हमारे जितने वीडियोस हैं वो अच्छे लगते होंगे और आप उनको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते होंगे। थैंक यू सो मच।